हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू तुषार पॉडकास्ट। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेशल है। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल है। आज के टाइम पे वुमेन्स को हम समाज में एक बहुत ही ऊंचे पर्दे पे देख रहे हैं, और बहुत रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आज के टाइम पे वुमेन्स बहुत डीमोरलाइज भी हो रही हैं। और जब इस समय में पेरेंट्स का एक सपोर्ट रहता है कि उनकी बेटी कुछ करे, या कह सकते हैं उनकी फैमिली में जो भी वुमेन्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे पर्दे पे ऊपर निखर के आए, तो वहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ क्या रहती है कि सपोर्ट, आज के टाइम पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत है जो पहले कहीं नहीं था, और बेटियां आई थिंक इसको कहीं ना कहीं निखार के भी ला रही हैं। तो इसी के साथ में हमारे आज की जो हमारी गेस्ट हैं साक्षी सिंह जी, तो मैं उनको बहुत स्वागत करना चाहूंगा तुषार पॉडकास्ट पे। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो साक्षी जी, कैसा लग रहा है हाँ आपको जी, तुषार पॉडकास्ट पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और मैं जो लोग नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं बता दूं साक्षी जी दूसरी बार तुषार पॉडकास्ट पे आई हैं। पहले बार वो एक आरडीसी पॉडकास्ट के लिए आई थी। और इसी के साथ मैं सभी को बता दूं, साक्षी जी आरडीसी कैंप होल्डर हैं, ऑल इंडिया आरडीसी कैंप में। और जहां तक मुझे याद है, साक्षी जी आप आई थिंक सबसे लंबे थे ना आरडीसी में, गर्ल्स में। हाँ, एंड आई सबसे थिंक लंबी कि थी। सबसे, हाँ, सबसे लीड पे जो हम देखते थे कि हाँ, एनसीसी की जितनी भी फोटोज डीजी एनसीसी में या फिर पोस्ट हो रही है सोशल मीडिया में, हमें हर जगह साक्षी जी दिखती थी, क्योंकि आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनाई है। प्रेजेंट में साक्षी जी अभी एक स्कूल में बास्केटबॉल टीचर, एज अ बास्केटबॉल टीचर वर्क कर रही हैं, एंड आई थिंक वो स्टडी भी कर रही हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। जी। तो आप ये सब देख सकते हैं कि ये अभी अपनी ग्रेजुएशन ईयर में है, और इतनी सारी चीजें कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। तो इस वीडियो के हम जब बीच में आ जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि साक्षी जी का सबसे अभी जो बड़ा अचीवमेंट है, जो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन आइए जानते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबानी स्टार्टिंग से। साक्षी जी, ओवर टू यू। तो मैं ग्रेटर नोएडा में ही रह रही हूँ। अराउंड 20 years हो गया है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम टाइकोंडो। तो मैं बहुत ही तो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, मोटी सी छोटी सी बच्ची जैसे होते हैं, मतलब जिसको कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं होता। और वैसे जब सब स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे तो इतना कुछ फोकस था नहीं लोगों का, स्पोर्ट्स में भी नहीं था, पढ़ाई में तो थोड़ा बहुत जो घर में स्कूल में पढ़ लेता है वही सब, नॉर्मल स्टडीज चल रही होती थी। तो एकदम सडनली कुछ न्यूज आई थी कि कुछ गलत चीजें हुई थी यहाँ पे, गर्ल्स के साथ कुछ गलत चीजें हुई थी ग्रेटर नोएडा में ही। तब मैं शायद 7th 6th 7th क्लास में थी। तो उस टाइम पे मम्मी को थोड़ा सा था कि बच्चों को कुछ सिखाना है, सेल्फ डिफेंस सिखाना है करके। तो वहीं हम सोसाइटी में रहते थे एक छोटी सी में, वहाँ पे एक सर आते थे टाइकोंडो सिखाने के लिए। तो मम्मी ने मेरे को और मेरी सिस्टर को वहाँ पे टाइकोंडो ज्वाइन कराया था। वो और भी छोटी है, माई सिस्टर इज लाइक मेरे से 6 साल छोटी है। तो हम लोग साथ में वहाँ पे टाइकोंडो करना शुरू कर दिया था, लाइक फॉर सेल्फ डिफेंस ओनली। और बिल्कुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मुझसे भागा भी नहीं जाता था, मेरी सांस फूल जाती थी। मैं बहुत मोटी थी। बिल्कुल मेरे को कोई मजा भी नहीं आता था करने में, बस जबरदस्ती करती थी कि हाँ चलो सेल्फ डिफेंस सीख ले, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पर नहीं, करते करते 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल हो गया। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया एक्टिविटीज में, बहुत अच्छा। और फिर हाइट भी बढ़ने लग गई थी, 9th 7th 8th में आके हाइट भी काफी इम्प्रूव हुई एकदम से। तो मेरे जो सर थे वो हमेशा बोलते थे कि तुम कर सकती हो, बस तुम करना नहीं चाहती हो। मैंने कहा हाँ सब मुझे करना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ पढ़ना है। एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, लाइक मतलब मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक अवार्ड मिला था स्कूल टॉपर का 2018 में। तो उसमें भी मेरे को उन्होंने वहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो फंक्शन हुआ था, वहाँ पे मैं अपने स्कूल से अकेली बच्ची थी। और उन्होंने मुझे एक टैबलेट गिफ्ट किया था, और प्लस सर्टिफिकेट सब मिले थे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ही। और मतलब पढ़ने में मैं अच्छी थी, हमेशा से स्कॉलर बैच थी अपने स्कूल की। फिर उसके बाद जब टाइकोंडो में इंटरेस्ट जाग गया, तो फिर सर ने मेरे को डिस्ट्रेट खिलाया। फर्स्ट टाइम सर ने बोला कि चलो तुम्हें खिला खिलाते हैं, दिखा के देते हैं कि मैचेस कैसे होते हैं टाइकोंडो के। क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि सेल्फ डिफेंस होता है टाइकोंडो में, कुछ कर सकते हैं ये नहीं पता था। चले गई खेलने देखने के लिए, और 2 3 लात मुंह पे खा के और चोट लगवा के घर वापस आ गई।
कि अब तो चोट लग गई है, अब नहीं खेलूंगी, मम्मी मना कर देगी खेलने के लिए। तो मम्मी तो बोली कि आप अभी थोड़ी बहुत लगी है, थोड़ा सीखो, जिसने तुम्हें मारा अगले उसको मार के भी आना। तो मम्मी ने डर निकालने की बहुत कोशिश की कि डर लग रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से करना। मेरे को लगा मम्मी बोलेंगी घर बैठ जा, कोई जरूरत नहीं खेलने की, चोट लग रही है ये और वो। मम्मी बोल रही है कि नहीं, अगली बार और अच्छे से जाना है और फिट के आना, कोई बात नहीं, पर जाना जरूर है। एक्चुअली अच्छा, वो इसको मम्मी भी, अगर हम नोटिस करेंगे तो एक वो वाला सीन याद है दंगल पिक्चर में जो था, कि जब गीता और बबीता दोनों लोग मार के आती तो पापा ये पूछते थे, ये नहीं पूछते थे मतलब क्यों मारा, ये पूछते थे कैसे मारा। वो सीन थोड़ा सा वैसे ही हो रहा हाँ है यहाँ पे। एग्जैक्टली, काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ था। तो काफी मम्मी बहुत बोलती थी इस मामले में, और मैं बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं जाना है, बहुत बहुत लगती है, बहुत दर्द होता है। तो बहुत ड्रामे करती थी। फिर एक्चुअली मम्मी वर्किंग थी शुरू से ही, वो लॉयर हैं, और पापा बीमार ही रहते हैं, ऑलमोस्ट हमेशा से बीमार रहते हैं। तो अभी तो खैर टीचिंग में है वो। तो घर को मोस्टली मम्मी संभालती हैं, पापा तो काफी कम ही काम कर पाते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ स्कूल जाके स्कूल से वापस आना, और मोस्टली टाइम हमारा उनके उनकी दवाइयों में ही निकल जाता था हमेशा। जब मैं 14 ईयर्स की थी तो मम्मी ने मेरे को बाइक चलानी भी सिखा दी थी, कि बाइक चलाना सीख लो, कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं, हम घर पे नहीं हुए और कुछ जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में तो तुम्हें आना चाहिए। एंड आई वाज 14, मेरे पापा ने बोला कि देखो ये गियर है और ये क्लच है, इससे स्पीड देते हैं और जाओ। मेरे को भेज दिया घर से बाइक लेके, पीछे भी नहीं बैठे, और मैं चला के चले, मैं वापस भी आ गई। तो ऐसे सीख गई थी बाइक चलाना। फिर ऐसे करते करते स्कूल चेंज किया मम्मी ने मेरा, कि तुम जिसमें अभी हो इसमें स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है, और हमें तुम्हें स्पोर्ट्स में भेजना है, तुम स्कूल चेंज करो। तो पापा ने मना किया, नहीं इतने पैसे नहीं है, बहुत महंगा स्कूल है, इसमें नहीं भेजेंगे हम। मम्मी ने लड़के पापा से और मेरा एडमिशन करा दिया। और एडमिशन होने के कुछ टाइम बाद स्कूल वालों ने मुझे बास्केटबॉल टीम में ले लिया, और मुझे बास्केटबॉल का बी भी नहीं आता था। तो मैंने कहा सर मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं कैसे खेलूंगी। सर ने बोला कल से प्रैक्टिस पे आओ फिर देखेंगे। और सर ने मेरे को लाइन में लगा दिया और बताया भी नहीं क्या करना है, बस बॉल पकड़ा दी, बोला देखते रहो और करते रहो। और ऐसे ही हम बच्चों को देख देख के ड्रिबलिंग करनी सीख ली, भागना सीख लिया। अब तो धीरे धीरे खेलने में इंटरेस्ट आ ही रहा था, तो टूर्नामेंट वगैरह सर फिर टीम में कहते थे दिखाने के लिए। अक्षित मेरी हाइट को सर बहुत इम्प्रेस, हमेशा से इम्प्रेसिव रही है, तो सब लोग कहते थे कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम चाहते हैं तुम करो। और मैं एकदम उल्टा, मुझे नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है करके करती थी, बट कर लेती थी थोड़ा बहुत। तो फिर उसके बाद हम जाते थे स्कूल से बहुत टूर्नामेंट खेलने, काफी बार गए। देख मैं सिर्फ बैठ के बाहर टेबल पे देखती थी, कभी खेली नहीं टीम में। कम से कम 2 साल तक सिर्फ बाहर बैठ के देखा कि ऐसे ऐसे खेलना है, कभी खेला नहीं था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब सर ने मुझे पहली बार बोला, जाओ साक्षी अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हें खेलना है, आज वो दिन है तुम्हें खेलना है। मैं चली गई, अब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैंने कभी ऐसा गेम खेला ही नहीं, मैच कभी खेला ही नहीं, बस प्रैक्टिस ही की थी। तो थोड़ा बहुत खेला, 2 3 गलतियां की वहां पे, फिर वहां आके डांट भी खाई, ये नहीं करना था वो नहीं करना था। फिर जाके बहुत रोई भी कि सर ने मुझे बहुत डांटा। मैंने सर को कहा था कि सर मुझे नहीं जाना है। वही सेम चीज मम्मी ने बोली, देखो गलती करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे गलती तो कभी नहीं सीखोगे। ऐसे बोल के फिर स्कूल की टीम से ही मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। फिर वहां से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लग गया, स्कूल के हम 2 मेडल लेकर आए कंटिन्यू, जब से मैंने टीम में एंटर किया उसके बाद से मेरा गेम इम्प्रूव हुआ। फिर ऐसे ही मैंने बास्केटबॉल खेलते खेलते डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल दिया, और स्टेट की टीम में हिलने लगी थी गौतम बुद्ध नगर से। उसके बाद फिर जूडो में भी इंटरेस्ट था, जूडो भी खेला था, जूडो में भी नेशनल खेला, बास्केटबॉल में भी नेशनल खेला, और टाइकोंडो में भी नेशनल खेला। जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था उसने 3 3 नेशनल खेल लिए वहां पे। और उसके बाद फिर ट्वेल्थ हो गई। ट्वेल्थ होते होते मेरे पापा, ये कोरोना के टाइम पे मेरी ट्वेल्थ हुई थी, जब मैं शायद 2020 में थे हम, 2020 का टाइम है। ट्वेल्थ एग्जाम दिए ही थे मैंने, और तभी कोरोना कोविड काल में लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद फिर जब हम कोरोना के टाइम पे थे, मार्च अप्रैल के टाइम में पापा को हार्ट अटैक आया था बीच में। तो उस टाइम पे पापा, कोई हॉस्पिटल रोड सब बंद था, तो उस टाइम मम्मी उनको लेके गई हॉस्पिटल अकेले अपने बलबूते पे। और उनके 2 स्टंट पड़े, सब कुछ मम्मी ने संभाला। फिर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मम्मी अकेले कब तक करेंगी। तो उस टाइम मैंने कोरोना के, जब खत्म हुआ कोरोना तो उसके बाद मैंने क्लासेस शुरू की सोसाइटी में, फिर जो के लिए फिटनेस क्लासेस। तो वहाँ पे मैं 200 रुपये लेती थी एक क्लास के, तो मैंने ऐसे क्लासेस कराई बहुत टाइम। उसके बाद ग्रेजुएशन शुरू हो गया, कॉलेज में जाने लग गई, तो कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर चीज़ में। स्कॉलरशिप मिली थी मुझे कॉलेज में, स्कूल में भी।
100% स्कॉलरशिप भी कॉलेज में पढ़ाया उन्होंने मेरे को। उसके बाद अब फिर एनसीसी भी मिल गई। अब आया एनसीसी का टाइम, फिर अब सेकेंड ईयर में आ गए हम। एनसीसी का हमारा पहला कैंप जाना है और सबके नाम लिखे जा रहे हैं, इसकी यूनिफॉर्म बन रही है और हमें पता ही नहीं एनसीसी होता क्या है। बस इतना पता है कि एनसीसी में वो आर्मी वाले लोग आते हैं और वो कुछ एक दो कराते हैं और फिर वापस घर भेज देते हैं। इतना पता था एनसीसी के बारे में। तो हम कैंप में चले गए, मैम ने हमें भेज दिया। अब हमें ये भी नहीं पता लेके क्या जाना है क्या नहीं, तो हम आधा चीजें लेके गए, आधी चीजें नहीं लेके गए। वहां पहुंचे, ऐसे ही कैंप के दिन कटते जा रहे हैं। 10 दिन का कैंप होता है, तो हम मान लो 8th डे चल रहा था, कैंप खत्म होने वाला था, कुछ नहीं सीखा हमने। क्योंकि हम आधे टाइम तो पैर में चोट लग गई है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो गया है, ये हो गया वो हो गया करके बंक कर देते। क्योंकि ऐसे होता है, अब आप नई नई चीज सीखोगे तो आपका आयरन में नींद ही आती थी। सर पढ़ा रहे होते थे और हम सो रहे होते थे। फिर मैम ने मेरे को बुलाया, हमारी निशा मैम है एनसीसी में 13 बटालियन में, उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला साक्षी इधर आओ, तुम आरडीसी के लिए क्यों नहीं जा रही हो। मैंने कहा मैम आरडीसी क्या होता है। तो मैम ने मुझे बोला रिपब्लिक डे कैंप देखते हो, वो परेड देखते हो। मैंने कहा हाँ मैम देखते हैं। उसमें लड़के को चलते हुए देखा है। मैंने कहा हाँ मैम देखा है। बोला वही होता है आरडीसी। मैंने कहा अच्छा मैम आरडीसी, ठीक है मैम, हाँ मैम चलूंगी मैं बोले ठीक है मैम चलूंगी। फिर मैम ने बोला ऐसे चलोगी, प्रैक्टिस नहीं करोगी। मैंने कहा हाँ मैम करूंगी। मैम ने बोला जाओ यूनिफॉर्म पहन के आओ। तो यूनिफॉर्म पहनने भेज दिया। फिर हम यूनिफॉर्म पहन के वापस आई। मैम ने बोला कि ड्रिल करके दिखाओ। अब ड्रिल भी वही नई नई सीखी थी, एक पैर आगे एक पैर पीछे टेढ़ी मेढ़ी ड्रिल करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैम ने बोला ठीक है तुम प्रैक्टिस करना, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम गार्ड ऑफ ऑनर में जा सकती हो। ये बोल के निशा मैम ने ही मुझे मोटिवेट किया था स्टार्टिंग से एनसीसी के लिए। फिर हमने वहाँ से शुरू किया एनसीसी का। हमारा वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर आईबीसी के ट्रायल हुए। पहले तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरी ड्रिल बहुत गंदी थी। मैम हमेशा बोलती तुम ठीक करोगी, सुधारोगी अपने आप को, नहीं सुधारोगी। मैंने कहा मैम सुधारूंगी। तो मैम ने हमें आईबीसी कराया। आईबीसी के बाद सब लोग, मैं बहुत मतलब पॉपुलर हो गई थी पूरे एनसीसी कैंप में, क्योंकि सबसे लंबी लड़की थी। तो सब लोगों को पता था कि, और मैं बेस्ट कैडेट के लिए गई थी बेसिकली फर्स्ट टाइम में। फिर बेस्ट कैडेट से निकाल के मुझे गार्ड ऑफ ऑनर में डाल दिया था कि मेरी हाइट अच्छी है तो गार्ड ऑफ ऑनर में भेजेंगे हम इसको आगे। तो उसके बाद जब आईबीसी हो गया, आईबीसी के बाद हम आईजीसी में पहुंचे। आईजीसी करने के बाद जब हमारी कंटीजेंट ड्रिल चल रही थी, उस टाइम पे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। एक बच्चे का हाथ स्विंग करते हुए मेरे हाथ पे लगा था, और कंटिन्यूसली 3-4 बार लगा था सेम जगह पे, तो मेरा हाथ लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद सब लोगों ने बहुत कोशिश की कि हाथ ठीक हो जाए ताकि मैं आगे जा पाऊँ, बट ऐसा नहीं हो पाया। और मेरे को फिर प्री-आरडीसी 2 से घर वापस आना पड़ गया। प्री-आरडीसी 2 से यार मैं ये तो बड़ी 2022 बहुत में वापस आ मतलब गई। कहते हैं दिल तोड़ने वाला रहता है वैसे, जब प्री हम्म, आरडीसी या इस समय से जब कहते हैं ना कि आपसे सामने ऑफिसर आके बोले सॉरी आपका यहीं तक का था, अब आप जा सकते हैं, वो बहुत दिल तोड़ने ऐसा। वाला मोमेंट होता है वैसे। और उससे जस्ट आरडीसी करने से पहले ही मैं बास्केटबॉल टीम के जो कैंप था हमारा नेशनल का, सिलेक्शन होना था। हम्म हमारी 22 बच्चों की टीम थी, हमारा कैंप लग रहा था मेरठ में। उसमें से 12 हम्म बच्चों का नाम आना था। और इस चक्कर में मैं कैंप में नहीं जाने वाली थी, बट क्योंकि मेरा नेशनल की टीम से नाम कट गया तो मैं कैंप में चली गई। और कैंप में गई तो वहां से भी मेरे को आरडीसी से वापस आना पड़ गया, तो दोनों चीजें ही नहीं हो पाई। फिर उसके बाद जब मैं कैंप से वापस गई, तो दोबारा से ट्रायल हुए। और कैंप के बाद जब ट्रायल हो गए तो उसके बाद फिर हाथ में फ्रैक्चर तो था ही, तो ठीक तो हो गया। 2-3 हफ्ते काफी फिजियोथेरेपी वगैरह कराई। तो ये बात देखा मैंने कि मेरा जब फ्रैक्चर हुआ उसकी जस्ट 2 वीक बाद मेरा ट्रायल हो रहा है बास्केटबॉल का। और उस वाले ट्रायल में जब मैंने कैंप में गई तो मेरा लिस्ट में नाम था, सिलेक्शन हो गया था मेरा टीम के लिए। तो एक तरह से मेरा कैंप से वापस आना मेरे लकी साबित हुआ कि मैंने नेशनल खेला बास्केटबॉल का। और बास्केट नेशनल खेलने के बाद फिर मैं, सब हो गया, नेशनल खेल लिया। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा मैंने ट्राई किया आरडीसी के लिए। मैम ने मुझे दोबारा बोला कि एक बार कोशिश कर लो, क्या पता इस बार हो जाए, और सेफ्टी रखना, हाथ पैर मत तोड़ना अपने। तो करते करते आरडीसी, प्री आरडीसी सब कर लिया। हम आरडीसी पहुंच गए कैंप में। वहां पे भी इत्तेफाक से मैं पूरे आरडीसी में सबसे लंबी लड़की थी ऑल ओवर इंडिया। और फिर हम आरडीसी में पहुंच गए, हमने आरडीसी करनी शुरू कर दी और हमारा जर्नी चल रहा है। सिलेक्शन हो गया हमारा ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। और कभी कभी हम, मैं मेन में होती थी, एसडब्ल्यू की रिप्रेजेंटेटिव में होती थी, कमांडर होती थी, कई बार पीछे भी होती थी, डांट भी खाती थी कि गले से आवाज निकालो,
हम चाहते हैं तुम कमांड करो, बट गले से आवाज नहीं निकल रही है, तो फिर मुलेट दिखा सकते गले से आवाज निकाल रहे हैं, बिल्कुल आवाज निकल ही नहीं रही है मुंह से, तब भी चिल्लाना है। और सुबह सुबह ठंड के टाइम पे लगे पड़े हैं सब। तो जब एंड डे आया तो फाइनली हमने मैं वहां पे उस टाइम पे भी ऑल इंडिया गार्ड ऑफ ऑनर SW की कमांडर थी। और अच्छा, उसके एक बाद फिर बहुत मुझे, बड़ी मिथ है कि क्या बोलते हैं, जिस दिन रिपब्लिक डे होता है उस दिन आरडीसी कैडेट को 2 बजे या 1:30 बजे जगा दिया जाता है। इसका आज रियलिटी आप बता ही दो क्या है। अच्छा ऐसा देखो कि जो कर्तव्य पथ वाले बच्चे होते हैं, मैं गार्ड ऑफ ऑनर का मैं बात नहीं कर रही हूँ, कर्तव्य पथ वालों की, ऐसा ना रोज सुबह नहीं उठना होता था उनको, ऐसे वीक में 2 दिन उनको इंडिया गेट पे जाना होता था प्रैक्टिस करने के लिए, फाइनल जिसे कहते हैं, हमारे इसको रिहर्सल कहते थे, फुल यूनिफॉर्म रिहर्सल करके होती थी वो। तो उसके लिए जाते थे वो लोग, उस दिन वो 2-3 बजे होते थे, क्योंकि 4 o'clock से उनको वहां पे परेड करनी होती थी। तो रोज नहीं उठते थे वो, वीक में 2 दिन उनको सुबह जल्दी उठ के जाना होता था। और जिस दिन एक्चुअली में आरडीसी होती है, उस दिन वो 2 बजे निकल जाते थे, तो मतलब 1:30 बजे उठ जाते थे, जिस दिन जो मेन डे होता है उनका, उस दिन हम्म। रोज नहीं उठते थे वो। ऐसा तो नहीं है, ये तो एक्चुअली में वो हाइप बनाया हुआ है कि सुबह जल्दी उठना होता है, रोज नहीं उठना होता। डेज फिक्स होते हैं कि आपकी फुल ड्रेस रिहर्सल है, FDR बोलते थे हमारे यहाँ, आपकी आज FDR है, तो आपको आज जल्दी उठना है, इतने बजे उठ के आपको वहां पे, क्योंकि वहां पे वो इकट्ठे होंगे, फिर वो बस में बैठेंगे, फिर वो इंडिया गेट जाएंगे, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना हो, तो सुबह जल्दी बुलाते थे। और वो वीक में 2-3 दिन होती थी, तब तब वो जाते थे। गार्ड ऑफ हाँ, ऑनर ये बहुत वाले तो अच्छी। आराम से, हम लोग तो 7 बजे उठते थे, और हमारा तो 8 बजे से प्रैक्टिस शुरू होती थी, हम लोग मजे में थे। बट हाँ, बेटर है आप जल्दी उठ जाओ तो आप एक्टिव रहते हो। हाँ अब पूछो। जैसे आपने आरडीसी करी है तो बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि यार हम भी आरडीसी कर लेते, हम भी कर लेते। तो मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा, और साक्षी जी आई थिंक ये भी इसमें खुद भी बताना चाहेंगी कि आरडीसी जो कैडेट्स कर रहे हैं वो सही है, बट जो लोग आरडीसी नहीं कर पाते, आरडीसी को एक जिंदगी नहीं बोल सकते, जितना मैं मानता हूँ। हाँ, आरडीसी एक एक्चुअली अलग आपकी जर्नी है, वो एक पार्ट है, और बहुत अच्छा, बहुत मेमोरेबल, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो वहां से। स्पेशली एक टाइम मैनेजमेंट, और हमेशा के लिए कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, और काफी चीजें हैं। तो ठीक है, आरडीसी करो, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ का। अब बहुत बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर से वहां पे मिलोगे, और काफी चीजें सीखोगे, तो इट्स गुड। हाँ, एंड एक चीज ये है, हाँ, लोग जानना चाहते थे कि आपकी आरडीसी की जर्नी के बारे में, लोगों के सवाल भी आ रहे थे। चलो, तो आरडीसी आपकी आई थिंक 26 जनवरी को खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर आपकी सारी चीजें कैसी रही? 26 को नहीं खत्म हुई थी, हमारा गार्ड ऑफ ऑनर 28 को लास्ट होता है, 28 को खत्म हुआ था। अच्छा, पीएम रैली के बाद। हाँ, पीएम रैली की बात, फिर पीएम रैली के नेक्स्ट डे हम लोग वहां से निकल जाते हैं, हमारी यूपी डायरेक्टेड जो है लखनऊ में जाता है, फिर लखनऊ में प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे हम शायद 6 दिन रुके थे, मतलब कुछ दिन घूमे थे। और वहाँ पे जो भी वहाँ की वो होती है, मैम होती है, वो हमें कुछ प्राइज वगैरह देते, वहाँ पे एडीजी जो है हमारी डायरेक्टेड के, वो भी हमें एडीजी मेडल और कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट देते थे। और मुझे डी रिकमेंडेशन भी मिला था, और कोमल को भी मिला था, दोनों को साथ में मिला था। हम दोनों साथ में आरडीसी की थी, और ये बहुत ही इत्तेफाक की बात थी कि हम दोनों साथ में शुरू किया और एंड भी किया। हम्म, बहुत कम मतलब लोग ऐसे मिलते हैं जो शुरुआत से लेकर सफर में लास्ट तक रहते हैं। नो डाउट। तो फिर आरडीसी के बाद आपकी लाइफ कैसी रही है? आरडीसी के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया था। आरडीसी किया, वापस घर आई, तो पहला घर पे कंडीशन ठीक नहीं है, पापा बीमार ही थे हमेशा की तरह, और इस तरह ज्यादा बीमार थे। तो हम लोग उनका थोड़ा सा वो सर्जरी होनी थी, और मम्मी कोशिश पूरी करती हैं कि हर चीज होती है टाइम पे। तो मैंने जब वापस आई तो मैंने आके जॉब ज्वाइन करने का सोचा कि मेरी भी फाइनल ईयर बाकी है, चल रही है मतलब। तो मैंने एक स्कूल में, 2-3 स्कूल में रिज्यूमे डाला, 2-3 महीने बहुत टाइम मतलब वेट किया कि अभी एक्सेप्ट होगा, अभी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बहुत लंबा टाइम चला गया, कोई बुला ही नहीं रहा है। फिर फाइनली एक स्कूल से कॉल आया कि आप आ जाओ, आपका इंटरव्यू है। तो वहाँ पे मैं एज अ बास्केटबॉल कोच अभी भी काम कर रही हूँ। और उसके बाद किसी का रिजल्ट आया, सी सर्टिफिकेट एग्जाम हुआ हमारा, उसके बाद रिजल्ट आया, उसमें भी A ग्रेड आया। उसके बाद एक और चीज, मैंने एक फॉर्म भरा आधी था अभी यूपी पुलिस का।
बिल्कुल। अरे रुको 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 रुको। हाँ, तो यहाँ तक कि आपने जर्नी इनकी सुन ली, तो ये इतना आप देख सकते हैं कि इतना सब मेहनत करने के बाद इनका यहाँ तक सारी चीजें थी। और मैं मानता हूँ कि इतनी चीजों के साथ फैमिली को भी सोचना, प्लस आरडीसी, जिन चीजों के बारे में ये कहीं ना कहीं अवेयर भी नहीं थी, उन चीजों को एक सीरियस वे में लेना और इतनी चीजें अचीव करना, मैं मानता हूँ कोई, कहते हैं ना कि बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। बहुत कुछ लोगों की पूरी जिंदगी इन चीजों में लग जाती है। तो आपने यहाँ तक सुन लिया कि ये सब साक्षी दी यहाँ तक कैसी थी। तो अब जो सबसे मेन पार्ट है जिसके लिए हम सब रुके हुए थे, अब मैं चाहता हूँ साक्षी जी, और सबसे एक मेन चीज और है कि ये चीज अभी कहीं ओपन नहीं हुई है, ये इन्होंने भी किसी को नहीं बताई है अभी, तो ये हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ही आप सभी तक पहुंच रही है। तो अब बताइए आप सबको। जब हम कैंप पे जा रहे थे, हमारा आईजीसी कैंप था, उससे पहले हमें 1 वीक का ब्रेक मिला था, तो उसमें वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस स्पोर्ट्स कोटे की। तो मैंने कहा कैंप में जा रही हूँ, पता नहीं कैंप के बीच में आगे आ गए ट्रायल वायल का, तो कैसे जाऊंगी। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि भर दो, क्या पता हो ही जाए। तो मैंने फॉर्म भर दिया लाइन में लग के, लाइक 2 दिन लगे थे मुझे वो फॉर्म जमा करने में, इतनी लंबी लाइन थी। तो फॉर्म जमा किया हमने और घर आ गई। और स्पेशली ये बात थी कि जब मैंने फॉर्म जमा किया, उसमें मैंने एनसीसी का सर्टिफिकेट भी लगाया था। तो वो एनसीसी वहाँ पे मुझे बेनिफिट किया फॉर श्योर। मेरा बी सर्टिफिकेट में जो बी सर्टिफिकेट का जो मैंने फोटोकॉपी लगाया था, उससे भी मुझे सपोर्ट मिला था। और फिर कैंप करने के बाद जब हम आरडीसी में थे, तो आरडीसी के बीच में बस कॉल आया था कि आपका लिस्ट में नाम है और आपको ट्रायल देने के लिए आना है। और फॉर्म भरा था शायद 3,000 बच्चों ने बास्केटबॉल का, और फॉर्म में 40 बच्चों का नाम था जो ट्रायल के लिए बुलाए गए थे, और लेने खुद से 10 थे। तो हम्म। 40 लड़कियों को बुलाया था उन्होंने, 40 के अराउंड। तो ट्रायल हमारा पोस्टपोन्ड हो गया था, वैसे फरवरी में था, फिर मार्च में हो गया था। और इतफाक की बात ये है कि आरडीसी के टाइम पे नहीं हुआ ट्रायल, आरडीसी के टाइम पे होता शायद मैं नहीं दे पाती। और बिल्कुल। फिर मैं आरडीसी से जब वापस घर आई, तो मेरे पास कॉल आया कि आपको ट्रायल देना लखनऊ आना है। तो मुझे वो दिन याद है जब एक्चुअली पापा हॉस्पिटल में थे और मम्मी के पास पैसे नहीं थे कि मुझे लखनऊ भेज पाए। मम्मी ने किसी से पैसे लेके मेरे को पैसे दिए कि जाओ तुम लखनऊ और ट्रायल देकर आओ। तो मामा जी थे वहाँ पे मेरे, वो बीएसएफ में पोस्टिंग है उनकी, तो उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया और वो मुझे ले गए ट्रायल। मैं ट्रायल देके कि मम्मी, मेरे को लगा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, आप हम भगवान भरोसा रखो और जाके ट्रायल देकर आओ, और जैसा भी होगा देखेंगे। तो दुखी भी नहीं होना है और बहुत होप लेके भी नहीं जाना है। तो गई ट्रायल देके, जब वापस आई फिर आके, उम्मीद तो कुछ था ही नहीं कब आएगा कब नहीं, तो आके जॉब ज्वाइन किया सडनली से। फिर क्लासेस करनी शुरू की बास्केटबॉल की। और अभी लास्ट मंथ लिस्ट हुई आई बाहर, तो 10 वैकेंसी निकली थी हमारी गर्ल्स में, तो 9 लड़कियों का नाम आया लिस्ट में। स्पोर्ट्स कोटे की यूपी पुलिस बास्केटबॉल टीम में मेरा नाम आया है, और मैं अब यूपी पुलिस में ज्वाइन करूंगी जल्दी, अभी ट्रेनिंग शुरू हो गई है हमारी। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये बहुत ही बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो ऐसा ऐसे टाइम पे जब आपको एक्चुअली जरूरत हो किसी चीज की, तब ऐसा होता है, तो सच में अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज अच्छा, को एक देख मेन के, तो चीज मैं फाइनली। बताऊं, ये सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा साक्षी जी को उनके इस अचीवमेंट के लिए। और एक चीज ये भी मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि हम जब किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, किसी चीज के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन मेन फोकस रहता है कि हमारे इंटेंशन क्या है उस चीज को लेके। अगर हमारे उस चीज को लेके इंटेंशन सही है, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। बट अगर हम गलत इंटेंशन से चीज कर रहे हैं, तो कितनी भी मेहनत कर लें, वो चीज कभी सफल नहीं होती है। तो आई थिंक मन साफ होना और ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है, वरना मैं मानता हूँ बिना किसी रिजल्ट के आपने ये चीज में, जहां तक मैं मानता हूँ, इन्होंने पूरी जर्नी के दौरान हर चीज बिना रिजल्ट के इन्होंने ट्राई करी। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। इन्होंने केवल अपने वर्क पे फोकस करा। आई थिंक ये ही सबसे बड़ा की पॉइंट है सक्सेस का, जहां तक मैं मानता पापा बहुत खुश हुए थे जब उनको पता चला, वो हॉस्पिटल में थे। और जब ट्रायल देने गई, तो पापा मेरे को तो बोल रहे थे कि तुम जाओ दे के आओ। मम्मी ने कहा कि नहीं। पहले तो जब लिस्ट में नाम आया तो सब लोग थे कि भेजना है, घर से दूर नहीं भेजना है, दूर जाना पड़ेगा, अभी बहुत छोटी है। अभी अभी सब तो छोटी ही लगती हूँ मैं लाइक 20 ईयर्स की एज में आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, ब्यूरो पुलिस की, तो सबको तो यही लगता है कि अभी बहुत छोटी है, अभी नहीं भेजना है, घर में हूँ। जरूरत है कितनी? तुम्हारी। मेरी एज 20 है।
20? हाँ। मतलब हद ही कर रखी है तो आपने भी है पुलिस में। मतलब क्या करके मानोगे आपकी। अच्छा एक चीज है, आपकी हाइट भी इतनी लंबी, कोई ये भी नहीं कह सकता आप छोटी हो देख के। मेन चीज ये भी देखो, कोई हम्म। मैं तो कह रहा हूँ मुजरिम देख के डर जाएगा, क्योंकि कितना भी हाइट का हो आप तो ऐसे हाथ करके पकड़ लोगी आप। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि यूपी पुलिस में ऐसे ऑफिसर जाएंगे तो आई थिंक पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। और मैं तो यही मानूंगा, यही चाहूंगा कि जिस निष्ठा से आपने ये सारी चीजें करी उसी निष्ठा के साथ आप आगे पुलिस सर्विस को भी करें और यूपी पुलिस को एक बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाए। तो इसी के साथ मैं साक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें और हमारी ऑडियंस को दिया। और ये ऐसी चीजों को मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं लोग नहीं बताते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये चीज पर्सनल रहे, या फिर कह सकते हैं कि फैमिली के साथ रहे, इससे ज्यादा क्लोज ना हो। बट ऐसे लोग भी समाज में हैं जो अपनी इस अचीवमेंट को और कह सकते हैं इस खुशी को सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मैं तो सबसे पहले सबसे यही कहूंगा, कमेंट में सबसे पहले साक्षी दी को कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना अभी, क्योंकि हम कमेंट चेक करेंगे इस पॉडकास्ट के बाद। और जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, साक्षी दी आप लास्ट मैसेज लोगों के लिए। बस यही बोलूंगी कि हमेशा मेहनत करते रहना है, और कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। जिसके लिए आप जो जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर कुछ नहीं हो रहा है और आप बार बार कोशिश कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, तो मे बी समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू ऑलवेज। सो पेशेंस रखो, काम करते रहो, आप हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा।